2020 की एक सुबह अमेरिका के अलग अलग शहरों में करीब 12,000 लोगों के इनबॉक्स में एक ईमेल पहुंचती है। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक रिजेक्शन ईमेल है, लेकिन 10 लोगों के लिए ये ईमेल उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। ये 10 लोग अब आधिकारिक तौर पर नासा एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स बन चुके हैं, लेकिन जो इन्हें अभी तक नहीं पता वो ये है कि सिलेक्शन की ये पूरी प्रोसेस सिर्फ एक शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी शुरू होनी बाकी है। जरा सोचिए, 12,000 में से सिर्फ 10 लोग। ये नंबर इतना छोटा है कि अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करें तो आपके चांसेस नासा एस्ट्रोनॉट बनने से कहीं ज्यादा होंगे। असल में नासा एस्ट्रोनॉट बनने के ऑड्स करीब 0.08% हैं, यानी हर 1,200 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को मौका मिलता है। ये ऑड्स किसी लॉटरी जीतने जितने ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि इंसान का शरीर, दिमाग, एजुकेशन और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ बेहद बारीकी से टेस्ट किया जाता है। तो सवाल उठता है, आखिर नासा इतने कम लोगों को क्यों चुनता है? वो किन खास क्वालिटीज को इतनी बारीकी से ढूंढता है जो एक नॉर्मल हाईली क्वालिफाइड इंसान में भी आसानी से नहीं मिलती? क्या सिर्फ फिजिकल फिटनेस काफी है या इसके पीछे कुछ ऐसे हिडन क्राइटेरिया भी हैं जिनके बारे में बाहर की दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस सच में सबसे काबिल इंसानों को चुनती है? आज हम उतरने वाले हैं नासा की उस सीक्रेटिव, बेहद सेलेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस की गहराई में, जहां हजारों में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग आखिरकार स्पेस तक पहुंचने के काबिल समझे जाते हैं। नासा का एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोसेस असल में एक बेहद स्ट्रक्चर्ड, मल्टी लेयर्ड सिस्टम पर टिका है, जिसे कई डेकेड्स में धीरे धीरे रिफाइन किया गया है। इसे समझने के लिए हमें इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटना होगा: बेसिक एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन राउंड्स और फाइनल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग। सबसे पहला लेयर है बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। नासा के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट तभी अप्लाई कर सकता है जब उसके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स यानी स्टेम फील्ड्स में से किसी एक में कम से कम एक मास्टर्स डिग्री हो। इसके अलावा उस इंसान के पास कम से कम 2 साल का रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने का कम से कम 1,000 आवर्स का पायलट इन कमांड एक्सपीरियंस। इसके साथ ही हर कैंडिडेट को नासा के बेहद सख्त फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, जिसमें विजन, ब्लड प्रेशर और ओवरऑल हेल्थ सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है। दूसरा और सबसे कठिन लेयर है सिलेक्शन राउंड्स। जब हजारों एप्लीकेशंस नासा के पास पहुंचती हैं, तो सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हर एप्लीकेशन को बेसिक क्वालिफिकेशंस के आधार पर छांटता है। इसके बाद बचे हुए कुछ हजार कैंडिडेट्स में से नासा के एक्सपर्ट्स एक डिटेल्ड रिव्यू करते हैं, जिसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और रिकमेंडेशन लेटर्स सब कुछ ध्यान से देखा जाता है। इसके बाद कुछ 100 कैंडिडेट्स को पहले राउंड के इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है, जो ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में होते हैं। तीसरा बड़ा हिस्सा है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जो शायद पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे जरूरी कंपोनेंट है। नासा के साइकोलॉजिस्ट हर कैंडिडेट के साथ घंटों की डिटेल्ड कन्वर्सेशंस करते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि वो इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस, आइसोलेशन और इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेगा। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि इंसान कितना शांत है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो अपने टीम मेंबर्स के साथ कितनी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता है और मुश्किल हालातों में कितनी जल्दी सही फैसले ले सकता है। चौथा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू, डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स। नासा सिर्फ पायलट्स या इंजीनियर्स को ही नहीं चुनता। हर एस्ट्रोनॉट क्लास में नासा जानबूझकर अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को शामिल करता है, जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, मिलिट्री पायलट्स और रिसर्चर्स। इसकी वजह यह है कि हर स्पेस मिशन में अलग अलग तरह के स्किल्स की जरूरत होती है। कभी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करना पड़ता है, तो कभी किसी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। तो असल में नासा का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ सबसे फिट या सबसे इंटेलिजेंट इंसान को ढूंढने की कोशिश नहीं है। यह एक ऐसी केयरफुल मल्टी डायमेंशनल सर्च है जो इंसान के शरीर, दिमाग, स्किल्स और पर्सनालिटी सब कुछ को एक साथ बेहद बारीकी से जांचती है। अब चलिए उन स्पेसिफिक टेस्ट्स और सिचुएशंस में गहराई से उतरते हैं जो नासा की सिलेक्शन प्रोसेस को दुनिया की सबसे कठिन हायरिंग प्रोसेसेस में से एक बनाते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स शुरुआती राउंड्स पार कर लेते हैं, उन्हें जॉनसन स्पेस सेंटर में करीब 1 हफ्ते के लिए बुलाया जाता है। ये कोई नॉर्मल जॉब इंटरव्यू नहीं है। इस पूरे हफ्ते के दौरान कैंडिडेट्स को दिन के हर पल बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। सिर्फ फॉर्मल इंटरव्यू रूम्स में ही नहीं, बल्कि लंच ब्रेक्स के दौरान, ग्रुप एक्टिविटीज के दौरान, यहाँ तक कि कैजुअल कन्वर्सेशंस के दौरान भी। नासा के सिलेक्शन ऑफिसर्स ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट बिना किसी फॉर्मल सेटिंग के कैसे बिहेव करता है। दूसरा दिलचस्प सिनारियो है द स्विमिंग टेस्ट। बहुत कम लोग जानते हैं कि नासा हर कैंडिडेट को एक फुल फ्लाइट सूट और बूट्स पहनाकर स्विमिंग पूल में उतारता है।
और उनसे बिना रुके कम से कम 3 लेंस तैरने के लिए कहता है। इसके बाद उन्हें बिना हाथों का इस्तेमाल किए सिर्फ पैरों के सहारे 10 मिनट तक पानी में तैरते रहना होता है। और इसके बाद मेंटली चैलेंजिंग सिनारियो है कन्फाइंड स्पेस टॉलरेंस टेस्ट। कैंडिडेट्स को एक बेहद छोटे इंक्लोज्ड स्पेस के अंदर कई घंटों तक बैठाया जाता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन के। ये टेस्ट ये समझने के लिए किया जाता है कि इंसान क्लॉस्ट्रोफोबिया या एक्सट्रीम बोर्डम के बावजूद कितनी देर तक मेंटली स्टेबल रह सकता है। तो असल में नासा का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज पर आधारित नहीं है। ये एक ऐसा डीप मल्टी लेयर्ड असेसमेंट है जो इंसान के हर पहलू को उसकी फिजिकल एंड्योरेंस से लेकर उसकी सबसे सटल पर्सनालिटी ट्रेट्स तक बेहद बारीकी से परखता है। अब बात करते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस के उन पहलुओं की जिन पर आज भी सवाल उठते हैं और जिनका पूरा जवाब खुद नासा के पास भी नहीं है। सबसे पहला बड़ा सवाल है, क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस सच में परफेक्ट है? नासा के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बेहद प्रॉमिसिंग हाईली रेटेड कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के दौरान अचानक टूटने लगे, कभी फिजिकली तो कभी मेंटली। इसका मतलब ये है कि चाहे सिलेक्शन प्रोसेस कितनी भी डिटेल्ड क्यों ना हो, इंसान का दिमाग एक्सट्रीम सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करेगा, इसे पूरी तरह प्रिडिक्ट करना आज भी नामुमकिन है। कुछ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू रूम में बेहद कॉन्फिडेंट और काल्म दिखते हैं, वो असल ट्रेनिंग के दौरान अचानक एक्सट्रीम एंजाइटी या पैनिक से जूझने लगते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के दौरान ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते, वो असल एक्सट्रीम कंडीशंस में सबसे ज्यादा रेजिलिएंट साबित होते हैं। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आज भी नासा के सिलेक्शन ऑफिसर को परेशान करती है। दूसरा गहरा सवाल, एज और लॉन्ग टर्म हेल्थ का इम्पैक्ट। स्पेस में बिताया गया समय इंसान के शरीर पर कई ऐसे इफेक्ट्स डालता है जिन्हें आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। रेडिएशन एक्सपोजर, बोन डेंसिटी लॉस और मसल एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम्स लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के बाद एस्ट्रोनॉट्स में देखी गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इन लॉन्ग टर्म रिस्क्स को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पहले ही अंदाजा लगाया जा सके कि किसी खास इंसान का शरीर ईयर्स बाद स्पेस रेडिएशन के असर से कैसे प्रभावित होगा? आज तक इसका कोई प्रिसिस प्रेडिक्टिव तरीका मौजूद नहीं है। तीसरा पहलू जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, सिलेक्शन बायस का सवाल। पिछले कई डेकेड्स में नासा का सिलेक्शन प्रोसेस हिस्टोरिकली कुछ खास बैकग्राउंड्स के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देता रहा है, जैसे मिलिट्री टेस्ट पायलट्स। हालांकि हाल के सालों में नासा ने डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं, लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस में मौजूद कुछ अनकॉन्शियस बायसेस कभी-कभी बेहद कैपेबल कैंडिडेट्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉट प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। चौथा और सबसे गहरा फ्यूचरिस्टिक सवाल, जैसे जैसे स्पेस मिशंस मार्स जैसी बेहद दूर की जगहों की तरफ बढ़ेंगे, क्या आज का सिलेक्शन प्रोसेस फ्यूचर मिशंस के लिए काफी होगा? मार्स मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक बिना रियल टाइम कम्युनिकेशन के, बिना किसी इमरजेंसी रेस्क्यू के रहना होगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया इतनी गहराई से इंसान के एक्सट्रीम आइसोलेशन और लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को टेस्ट कर पा रहे हैं जो एक मार्स मिशन के लिए जरूरी होगी? तो आखिर में जब हम इस पूरी सिलेक्शन जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं, उन 12,000 एप्लीकेशन से उन 10 चुने हुए कैंडिडेट्स तक, उस इंटरव्यू मैराथन से उस कन्फाइंड स्पेस टेस्ट तक, एक गहरी बात समझ आती है। नासा सिर्फ एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉट ढूंढने की कोशिश नहीं करता, असल में वो एक ऐसे इंसान की तलाश करता है जो शरीर, दिमाग और कैरेक्टर तीनों में एक रेयर बैलेंस रखता हो। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, तीनों का एक साथ मौजूद होना। लेकिन शायद इस पूरी प्रोसेस की सबसे गहरी सच्चाई ये है कि चाहे सिलेक्शन कितनी भी डिटेल्ड, कितनी भी साइंटिफिक क्यों ना हो, आखिरकार ये ह्यूमन नेचर की सबसे अनप्रेडिक्टेबल डेप्थ्स को पूरी तरह कभी कैप्चर नहीं कर पाती। इंसान का दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करेगा पूरी तरह सर्टेनिटी के साथ कोई नहीं जान सकता, चाहे वो कितने भी टेस्ट्स क्यों ना कर ले। और जब हम उन चुनिंदा इंसानों को देखते हैं जो आखिरकार इतनी मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को पार करके एस्ट्रोनॉट बनते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ कुछ लकी लोग नहीं हैं, ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी पर्सनालिटी तीनों को इतनी गहराई से डिसिप्लिन किया है कि वो इंसानियत के सबसे बड़े फ्रंटियर स्पेस का प्रतिनिधित्व करने के काबिल बन सके। आखिरकार स्पेस तक पहुंचने से पहले हर एस्ट्रोनॉट पहले खुद के अंदर एक बहुत गहरी यात्रा तय करता है और शायद यही यात्रा उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है।